तो दोस्तों यूजीसी ने नेट का रिजल्ट निकाला है और अब जो नेट की तैयारी, नया जो सर्कल आएगा वो आएगा जून 2022 के लिए। तो बच्चों जून 2022 की हम आप सभी स्टूडेंट्स को तैयारी करा रहे हैं और ऑलरेडी हमने सिलेबस पूरा करा दिया है। ऑलरेडी आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही वीडियो करा दिए हैं और अब हम आप बच्चों को क्वेश्चन पेपर जो हैं पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर हैं, पिछले 7 सालों के बल्कि, वो सब के सब हम आप बच्चों को सॉल्व करा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको ये बता देता हूं कि हम सबसे पहले जो शुरुआत करने वाले हैं वो करने वाले हैं 2015 से, यानी कि 2015 दिसंबर और जून का, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022, ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर, 22 का तो खैर एग्जाम दिसंबर वाला हुआ, तो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं वो हम आप बच्चों को सॉल्व कराएंगे जो भी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के हैं। तो इसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि पेपर 2 और पेपर 3, इन्हीं के ऊपर हम फोकस करेंगे। हालांकि अब तो पेपर एक ही आता है, लेकिन पहले जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें पेपर 2 और पेपर 3 दो पेपर आया करते थे, जिसमें से इसमें हुआ करते थे 50 क्वेश्चन और इसमें हुआ करते थे 75 क्वेश्चन। और अब जो आपका एक पेपर ही आता है उसमें पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन ही आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, अपना पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मतलब आपको बताना है कि इस पेपर में 50 क्वेश्चन है जिसके आपको 2 मार्क्स ईच है और सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि 2 पार्ट में हम वीडियो रिलीज करेंगे और ये वाली पार्ट में हम पहले 25 क्वेश्चन कवर करा रहे हैं। अगली जो पार्ट होगा उसके हम हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उस पर आपको मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल और यहाँ पर आपको सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होती है। हमारा यूजीसी नेट का भी कोर्स चल रहा है, तो ये यूजीसी नेट का कोर्स है। हालांकि इसकी फ़ीस जो है वो 7,500 रुपये, और अभी जो बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं 15 मार्च तक उनको 30% का इसमें एडिशनल ऑफ दिया जा रहा है। अराउंड लगभग 5,51 रुपये में समथिंग आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा 1 ईयर एक्सेस करने के लिए। यानी कि आप एक बार कोर्स बाय करते हो तो आपको 1 ईयर तक की एक्सेसिबिलिटी इसके अंदर मिलेगी। इसके अंदर आपको वीडियो भी मिलेंगी, इसके अलावा पीडीएफ नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब हम चीज़ें इसी के अंदर हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। तो डिटेल में हम आपको बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करा देता हूं जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कराते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यहां पे आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू केंज, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। एज इनकम इंक्रीज लोअर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। तो देखिए पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। केंज कहता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन में जो इंक्रीमेंट होता है वो होता है इनकम से कम। यानी कि यहाँ पे 180 नहीं आएगा, ये भी याद रखिएगा। 180 आना तो गलत है, बल्कि ये आएगा केवल 160 आ सकता है, 140 आ सकता है। यानी कि जितनी भी इनकम होगी, जो डेल्टा सी होता है वो हमेशा कम होता है डेल्टा वाई से, जिसको कि हम साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, सही है। इसके अलावा कुजनेट की भी एक हाइपोथेसिस है। कुजनेट की हाइपोथेसिस को भी बच्चों हमारी ऐप में आपको मिल जाएगा। ये दोनों की दोनों जो थ्योरीज हैं, चाहे वो कुजनेट की हो चाहे वो केंज की हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हालांकि मैं आपको बार बार ये नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कंटेंट के अंदर अगर आप जाओगे तो ये इंग्लिश मीडियम में मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियोस के माध्यम से मैक्रो इकोनॉमिक्स की। और यहाँ पे आप देखेंगे कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन में हमने देखिए केंज का भी थ्योरी बताई हुई है और साथ ही साथ आपको कुजनेट का भी कंजम्पशन फंक्शन ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। तो इस तरीके से कुजनेट का जो फंक्शन है वो हमें क्या बताता है कि लॉन्ग टर्म में जो एपीसी होती है वो एमपीसी बराबर बराबर होते हैं और कांस्टेंट रहते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू कुजनेट एज इनकम राइज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रिमेन फुल्ली स्टेबल एंड कांस्टेंट। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा आंसर होगा ए, ये बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर है वो ये वाला बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए एपीसी और एमपीसी बराबर बराबर है, एपीसी एमपीसी बराबर बराबर है, ये मान के कहने की कह रहा है। इफ ऑल लेवल ऑफ इनकम द करेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग कंजम्पशन फंक्शन। देखिए
जिस केस में ये वाला जो होता है दिस वन, इस वाले में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है बच्चों इस केस में, क्योंकि इस केस में अगर आप देखोगे तो एमपीसी ज़्यादा है, एपीसी कम आएगा। जो ट्रू फंक्शन है वो ये वाला है, क्योंकि ये दो फंक्शन ही हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, ये दो फंक्शन तो हम यूज़ ही नहीं करते, इन दो फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि यही सही क्यों है। देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बात बताने की कोशिश करूँगा बच्चों। मान लीजिए इनकम हमारी 100 है और इनकम हमारी 200 है, इनकम हमारी 300 है। कंजम्पशन की वैल्यू हम लिख लेते हैं 80, कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है 80, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 0.8 वाई हमारा खर्चा है, यही तो ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब 160 और यहाँ पे हो जाएगा 240। तो इस केस में अगर आप एमपीसी निकालोगे तो एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो इस केस में अगर आप एमपीसी निकालोगे तो 80 आएगा, 80 आएगा और डिवाइड करोगे 100 से तो आपका 0.8 और 0.8 आंसर आएगा। यानी कि दोनों ही केसेस में एमपीसी 0 पॉइंट आएगा और एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई। तो सी अपॉन में वाई तो ऑलरेडी 0.8 ही है, यानी कि जिस केस में ये वाला फंक्शन हो रहा है ये वाला, तो इसका मतलब ये जो आंसर है ये बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3 पॉइंट है वो बिल्कुल सही आंसर है। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, सॉरी हाँ अगला क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन जो है, एक मिनट, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन दी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बच्चों ट्रांसफर पेमेंट से किसी भी तरीके का प्रोडक्शन नहीं होता, याद रखिएगा। फैक्टर पेमेंट नहीं है, ट्रांसफर पेमेंट है। ट्रांसफर पेमेंट वो होती है जो, जैसे मान लीजिए मैंने अपने पिताजी के पैर दबाए और पिताजी ने मुझे 500 रुपए दे दिए, तो ये 500 रुपए पैर दबाने के लिए बदले नहीं है, पैर दबाने के बदले नहीं है, बल्कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उससे प्रोडक्शन हो रहा है। यानी कि तमाम चीजें जो प्रोडक्शन नहीं करती हैं उनके द्वारा अगर हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड कर ही नहीं सकते। इसका मतलब देयर आर गिफ्ट, ये वजह नहीं है बच्चों। इसकी वजह, जो वजह है वो ये है कि इसकी वजह से किसी भी तरीके से प्रोडक्शन जो है वो नहीं होता है और प्रोडक्शन ना होने की वजह से इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें जिसमें फ्लिप्स कर्व की बात की गई है। फ्लिप्स कर्व किसके बीच का रिलेशन है? तो बच्चों ऑलरेडी हमने ये मैक्रो के अंदर बना रखा है, ये सब हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। तो फिलिप्स कर्व के अंदर इस तरीके का फिलिप्स कर्व होता है। देखिए ये फिलिप्स कर्व है जो यहां पे दिखाता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट और यहां पे बताता है वेज रेट, वेज इन्फ्लेशन। तो फिलिप्स कर्व ने तो यही बताया था, बाद में इसको इन्फ्लेशन से इन्होंने जोड़ दिया। यानी कि दो चीजों के बीच का रिलेशन है। सबसे पहला क्या रिलेशन है? ये टैक्स एंड इन्फ्लेशन का गलत है, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल सही है, मनी वेज एंड एग्रीगेट डिमांड ये भी गलत है, प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये भी गलत है। यानी कि फोर्थ का 2 जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इफ एन इकोनॉमी ऑपरेटिंग इन पोटेंशियल जीडीपी। देखिए मैं आपको समझा देता हूं बच्चों, पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है, एक्चुअल जीडीपी क्या होती है, ये हमें समझना पड़ेगा। पोटेंशियल जीडीपी क्या है और एक्चुअल जीडीपी क्या है। देखिए ये हमने मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स का जो थ्योरी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये भी हम बच्चों हमने ऑलरेडी करा रखा है, आपको सब कुछ हमने ऑलरेडी, जितने भी क्वेश्चन पेपर आएंगे सब कुछ हमने ऑलरेडी करा रखा है, सब कुछ रिकॉर्डेड है। आपको अगर ये कोर्स के अंदर आप जाते हो तो सब वीडियो को आपको एक्सेस मिलेगा, जिसमें हमने बताया था कि ये देखिए ये हमारी है एग्रीगेट सप्लाई, सॉरी एग्रीगेट डिमांड, और ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो लेवल है दिस वन, ये हमारा पोटेंशियल लेवल पर है। यानी कि एक अर्थव्यवस्था में इस लेवल को इकोनॉमी अचीव कर चुकी है वाई स्टार को। अब इस केस में क्या कह रहा है कि अगर एक इकोनॉमी जो है वो पोटेंशियल लेवल जो है जीडीपी का ऑपरेटिंग एट पोटेंशियल लेवल, यानी कि जो अपनी पूरी क्षमता पे काम कर रही है, यानी कि ये इसकी फुल कैपेसिटी है, यानी कि आप इसको फुल एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हो, फुल एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हो। मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स का मानना था, मौद्रिक अर्थशास्त्री का यह मानना था कि अगर अर्थव्यवस्था अपने ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है और अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ाते हो तो मनी सप्लाई के बढ़ने से आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा इस तरीके से, और एग्रीगेट शिफ्ट राइटवर्ड करने से आप एक तरीके से जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे और आपकी जो रियल जीडीपी है वो पोटेंशियल जीडीपी से ज्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा। यानी कि उनका यह मानना था कि शॉर्ट रन में हो सकता है कि आपको लगे कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में वेज रेट फिर से बढ़ेंगे जिसकी वजह से केवल और केवल कीमतें बढ़ेंगी। यही बच्चों
जो मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट थे उनकी विचार थी, क्योंकि केन्ज का तो मानना था ये था कि मनी सप्लाई को बढ़ाकर आप प्राइसेस को बढ़ा सकते हो, मनी सप्लाई अगर आप बढ़ाते हो तो आसानी से इनकम डिमांड को बढ़ा सकते हो। लेकिन मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट का मानना था कि मनी सप्लाई को बढ़ाने से केवल कीमतें बढ़ेंगी, जीडीपी का लेवल नहीं बढ़ेगा। इस केस में देखा जाए तो ये वाला जो कंडीशन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन को क्रिएट कर देगा, यानी कि ये जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 5वें का सी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि इसके अंदर 5वें का सी बिल्कुल सही माना जाएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट कर देगा ये फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर भी तो हमें जाना पड़ेगा ही। तो क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हम आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन लॉन्ग रन, अब ये सम क्यों लिखा है मुझे नहीं पता, इन लॉन्ग रन द ट्रांसटरी कंजम्पशन विल बी, अब देखिए ट्रांसटरी कंजम्पशन होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बच्चों, ये भी देखिए यहाँ पे आपको मैं बार बार आपको दिखाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सब कुछ आपको हमारी ऐप में मिल जाएगा। अरे छोड़ो उसको, अरे हाँ इसमें देखिए, ये देखिए ये वाला परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में अगर मैं वीडियो ऑन करूंगा तो यही बता देगा, पूरा का पूरा कंसेप्ट आप यहाँ पे आके समझ भी सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें नॉर्मली उनका ये मानना था, अगर आप थ्योरी पढ़ोगे और थ्योरी पढ़ने के बाद समझोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उनका ये मानना था कि जो हमारी टेम्परेरी कंजम्पशन है वो टेम्परेरी इनकम पे डिपेंड नहीं करता, परमानेंट इनकम पे भी डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी परमानेंट कंजम्पशन है वही परमानेंट इनकम पर डिपेंड करता है, और लॉन्ग रन में जाकर आप देखोगे तो जो हमारी ट्रांसटरी कंजम्पशन होगा इट विल बी 0, यानी कि इसका जो आंसर है 6 का वो 4 बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अकॉर्डिंग टू केन्ज इन्वेस्टमेंट डिमांड डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 फैक्टर। बच्चों केन्ज की थ्योरी पढ़ेंगे, देखिए सब कुछ आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले आप अपने कंसेप्ट को मजबूत करें, क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस की। जब आपको यही नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट का और मार्जिनल एफिशिएंसी का जब कंपैरिजन करके ही केन्ज ने यह बताया था कि इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तब तक कुछ भी मतलब सबसे पहले जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितनी है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उससे हमें कितना एफिशिएंसी मिलेगी, कितना रिटर्न मिलेगा, उस पर डिपेंड करता है। तो यानी कि इसका मतलब हमारा ये वाला पॉइंट और ये वाले 2 पॉइंट हमें यूज करने हैं, 1 और C। तो 1 और C किस में आ रहा है, A और C, देखिए इसमें आ रहा है A और C, तो इसका मतलब 7th का जो C पॉइंट है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। 8th की बात करें तो इफ फॉर द डिमांड फंक्शन P इक्वल टू P जो है वो इस तरीके से दिया हुआ, डिमांड फंक्शन सप्लाई फंक्शन इस दिया है। मार्केट इक्विलिब्रियम कब होगा, जब फॉलोइंग सिचुएशन में से मार्केट इक्विलिब्रियम कब होगा, यानी इसके लिए देखिए समीकरण में ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेपर भी हमने, क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी कराया है, हालांकि ये मैम ने कराया हुआ है, आपको इकोनॉमेट्रिक्स या मैथ्स वाले में ऐसे आपको मिल जाएगा डिटेल में। तो ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है 8 का वो 2 माना जाएगा। अब 9th की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है उसको आपको कंसीडर करना है, इसमें से बताना है कि नेट इक्विलिब्रियम कब होता है। नेट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, हम ऑलरेडी बच्चों नेट इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस कर सके हैं, यानी कि जब हमारे को एक स्टेबल कंडीशन चाहिए, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहां पे आप कह सकते हो एक तरीके से लड़ाई बंद हो जाए। तो कोर्नोट-डुओपॉली मॉडल में आप एक सिचुएशन देखोगे इस तरीके से बच्चों, हम इसके रिएक्शन कर्व बनाते थे ये वाला इस तरीके के। तो यहां पे जो जब इंटरसेक्शन होता है इस पॉइंट को आप कह सकते हो एक तरीके से कोर्नोट का एक तरीके से नेट इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये तो बिल्कुल सही है, ये तो करेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों एक ही, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर जो है वो कभी भी नेट इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, क्योंकि हर प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने का प्रयास करता रहेगा, यानी कि इस वाले कंडीशन में खेल कभी समाप्त नहीं होता है बच्चों। तो इसका मतलब 9th का जो बी है वही बिल्कुल सही माना जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, 10वां क्वेश्चन पे हम आ गए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन फर्म आर एबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। देखिए मैक्सिमाइज प्रॉफिट फर्म को करना है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए प्राइस लीडरशिप बनता है, बिल्कुल सही बात है। जॉइंट प्राइस लीडरशिप में क्या होता है, एक लीडर फर्म होती है जो जॉइंटली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करती है, कार्टेल भी बनता है,
इसके अलावा किंग्ड पॉइंट पर भी आप देखेंगे तो जो फर्म है वो कोशिश ये करती है कि किसी भी तरीके से प्राइसेस चेंज ना हो, यानी कि मार्केट सिचुएशन फर्म दे आर एबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रत्येक फर्म के बीच कंपटीशन चलता रहेगा, जिसकी वजह से वो कभी भी उस लेवल को अचीव नहीं कर पाएगी जो मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। इसका मतलब इसका जो सही आंसर माना जाएगा वो फोर्थ माना जाएगा। बात करते हैं बच्चों 11 क्वेश्चन की। 11 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। देखिए 11 क्वेश्चन पे ऊपर हम आ गए। ठीक है, 11 क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमिनेंट ऑफ वेज। देखिए वेज कैसे डिटरमिनेंट होता है, दो थ्योरीज हैं। एक तो है, आपको पता होना चाहिए, एक तो मॉडर्न थ्योरी है, दूसरा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सॉरी आप कह सकते हो एक थ्योरी है हमारी जिसको हम बोलते हैं, नाम भूल गया, हाँ सॉरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, मार्जिनल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कहते हैं बच्चों इसको, और मॉडर्न थ्योरी। दो थ्योरीज के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा आपको इसका। तो मैं आपको बता देता हूं, ओके, तो मैं आप बच्चों को बता देता हूं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी हमें बताती है कि इस तरीके का हमारा AW और सॉरी एवरेज वेज और मार्जिनल वेज माना गया है। ये हमारा है MRP, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, यानी कि इस तरीके से वेज रेट डिसाइड होता है। ठीक है, ये हमारे ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी बताती है। और मॉडर्न थ्योरी बताती है कि जिस केस में डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर बराबर बराबर होंगे वहां पे वेज रेट डिसाइड होता है। तो ये मॉडर्न थ्योरी बताती है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी बताती है। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसका आपको जो सबसे सही आंसर मिलेगा, देखिए मैं आपको सबसे सही आंसर बताने की कोशिश करूंगा। ये वाला तो आपको लेना ही पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। दूसरा MRP ऑफ लेबर, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड मार्जिनल वेज, देखिए ये वाला आ गया। तो यही डिसाइड करते हैं बच्चों। इसके अलावा हालांकि ये भी बिल्कुल सही है ABD, लेकिन ऑप्शन नहीं है, इसलिए ज़्यादातर हम ये देखते हैं क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो हम इसको क्योंकि ये वाली कंडीशन के लिए, ये वाली कंडीशन केवल तब पूरी होती है जब हमारा परफेक्ट कंपटीशन होता है लेबर मार्केट में। लेकिन अगर परफेक्ट कंपटीशन लेबर मार्केट में नहीं है तो AW और MW बराबर नहीं होते, फिर वो इस तरीके से बन जाते हैं, एवरेज वेट और मार्जिनल वेट। तो अगर ये वाली कंडीशन, यानी कि ये वाली कंडीशन जो है वो हर कंडीशन में फॉलो नहीं करेगी, लेकिन ये वाली कंडीशन जब मार्जिनल वेज और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो, ये हर कंडीशन में फॉलो करेगी। इसलिए यही आंसर जो है वो सही माना जाएगा, दिस वन। चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे वो मोनोपोली हो, चाहे वो मतलब ये हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन या मोनोप्सोनी, उस केस में ये फॉलो नहीं करेगा। फैक्टर मार्केट के केस में ये सब बच्चों हमने मोनोप्सोनी सब कुछ आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। बार बार एक ही चीज़ को करवाना से अच्छा है कि हम आपको वो करवाएं जो हमने ऑलरेडी नहीं करवाया हुआ है, जो कि क्वेश्चन पेपर है। इसलिए ये वाले जो आंसर हैं A और B, ये बिल्कुल सही माने जाएंगे बच्चों, ये बिल्कुल आपके लिए एक्यूरेट बनेंगे। इसके अलावा कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, मैं आपको स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बना के दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके का डिमांड कर्व है। चलिए डिमांड कर्व ले लिया। आगे कह रहा है कि एक डिमांड कर्व है, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, जो कि टचिंग कर रहा है बोथ एक्सिस को। तो ये बोथ एक्सिस टच कर रहा है, हम भी टच करा लेते हैं दोनों एक्सिस को। इसके अलावा विच ऑफ द करेक्ट एक्सिस, विच वन इज द फॉलोइंग इज करेक्ट, द डिमांड इलास्टिसिटी। देखिए यहाँ पे होगी ED = 1, यहाँ पे होगी मोर देन 1, इसको हम इलास्टिक बोलते हैं। तो इलास्टिक के केस में क्या पॉसिबल है, जब बिलो द मिड पॉइंट हो, नहीं जी मिड पॉइंट पर हो बिल्कुल भी नहीं, अबव द मिड पॉइंट, तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी कि 12th का क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है आंसर वाइज। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है स्लेस्की इक्वेशन डील विद द डीकंपोजिट। स्लेस्की हो, हिग्स हो, दोनों ने ही प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में डिवाइड करने के बारे में बात की। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ये वाला, दिस वन, प्राइस इफेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट, यही बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली विल चार्ज अ हायर प्राइस इन द मार्केट इन विच द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए बार बार बच्चों मैं आपको बता दें, ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से हम आपको बता चुके हैं कि अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है तो जिस बाजार में डिमांड इलास्टिक होगी, जहां मांग इलास्टिक होगी, वहां पर वो हाई प्राइस चार्ज करेगा,
हाई क्वांटिटी बेचेगा और लो प्राइस चार्ज करेगा। और जिस जगह डिमांड इनइलास्टिक होगी वहां पर हाई प्राइस चार्ज करेगा और लो क्वांटिटी बेचेगा। यही बच्चों बेसिक फंडा है जो आपको हमेशा याद रखना है। यानी कि इस केस में डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली विल चार्ज हायर प्राइस। हायर प्राइस कहां चार्ज करेगा? डिमांड पर डिसाइड करता है, यानी कि उसकी डिमांड किस तरीके की होनी चाहिए, डिमांड इज स्मॉलर लेकिन मोर देन 1 होनी चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। ऑलरेडी हम करा चुके हैं आपको, बार बार आप उसको देख भी सकते हो ऐप के माध्यम से भी, और यूट्यूब पे भी हमारी काफ़ी सारी वीडियो हैं, मैं आपको बता दूंगा यूट्यूब पे भी किस तरीके से देख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने बच्चों ऑलरेडी बना रखी है, जितने भी क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कराएंगे उनकी भी अलग से एक प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चन एक ही जगह मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो फर्स्ट टाइम 11th प्लान एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 15, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा कोई बताना है कि 11th 5 ईयर प्लान के अंदर ही आया था, तो 11th 5 ईयर प्लान ही बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, देखिए मैच करना है आपको इसको, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये एंडोजेनियस ग्रोथ मॉडल में आता है, ये तो बहुत ही सिंपल है। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, ये मार्क्सिज्म मॉडल है जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल के बारे में बात की। बेसिकली मार्क्सिज्म थ्योरी यही कहती है कि एक पूंजीपति जो है वो कैपिटल की मात्रा बढ़ाता रहता है, जबकि जो एक्चुअल पूंजी है, श्रम, उसकी मात्रा घटाता रहता है। तो ये मॉडल है मार्क्सिज्म मॉडल। इसके अलावा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकिंग जो है वो अनबैलेंस ग्रोथ के अंदर आते हैं, और ये वाला जो है वो इसके अंदर आएगा, यानी कि ए के लिए 1, ए के लिए 2, सॉरी ए के लिए 2 में तो ये दोनों हैं, ए के लिए 2 और बी के लिए 1, तो ये वाला जो है दिस वन, ये बिल्कुल सही माना जाएगा, यही सही है, दिस इज द करेक्ट कंपोजिशन। 16 का जो कंपोजिशन बैठ रहा है वो सी बैठ रहा है। इसके अलावा हमसे बोल रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसके अलावा एजुकेशन जो कि नहीं दिया है, कोई बात नहीं, इसके अलावा रियल जीडीपी ये भी आता है लेकिन मॉर्टेलिटी रेट नहीं आता है। इसका मतलब 17 का ए और बी जो है वो सही है, इस केस में अंदर 17 का जो 2 है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो बच्चों एलपीजी मॉडल जो है उसका श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाता है, जो कि उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और मनमोहन सिंह उनके वित्त मंत्री थे। तो एलपीजी पॉलिसी लागू करने का जो श्रेय है भारत में वो मनमोहन सिंह को जाता है, तो यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल एक्सप्लेन द पैराडॉक्स ऑपरेटिंग रूरल अर्बन मार्जिनल कॉन्टेस्ट ऑफ राइजिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों ये टेराडो मॉडल के अंदर ये सब चीजें आती हैं। 20 क्वेश्चन के अंदर बात करें तो इन हेरोडोमन मॉडल ऑफ ग्रोथ इफ वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ इज बिलो द नेचुरल ग्रोथ रेट। तो बच्चों अगर वारंटेड ग्रोथ रेट, देखिए ये भी हमने ऑलरेडी कराया हुआ है, 3 तरह की ग्रोथ रेट होती हैं, नए फेज का कंसेप्ट हमने करवाया हुआ है। तो जिस केस में अगर वारंटेड ग्रोथ रेट यानी कि जितनी हमें वारंटेड है अगर वो नेचुरल ग्रोथ रेट से कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी और कंटिन्यूअस अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। तो 20 का जो ए है वो बिल्कुल सही पॉइंट है हमारा, 20 का 1। बात करें बच्चों 21वें की, तो 21वें हमसे कह रहा है कि फिजिकल टास्क फोर्स ऑन इम्प्लीकेशन ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, केलकर कमेटी क्या सजेस्ट किया था केलकर कमेटी ने, फिजिकल डेफिसिट इज एब्जॉर्ब बाय 2008-9 एंड रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी 3% ऑफ जीडीपी। ये हमें बताना है बच्चों 21वें का। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि 21वें में जो फिजिकल डेफिसिट की बात की थी, अगर आप एक्ट ऑलरेडी पढ़ा रखा है बच्चों हमने, एफआरबीएम एक्ट की बात करें, एफआरबीएम एक्ट इसकी बात करें तो इसमें केलकर कमेटी ने सिफारिश की थी कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3% होना चाहिए जीडीपी का, और जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको हमें समाप्त करना है 2008-9 तक। यानी कि स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन उल्टा कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ना तो पहली ही सही मानी जाएगी ना दूसरी सही मानी जाएगी, यानी कि फिजिकल रेवेन्यू जो है उसको 3% की बात करने की बात कही थी, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, आपको उधार की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ, रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करने की बात जरूर एफआरबीएम एक्ट में कही गई है बच्चों। इसके अलावा टोबिन टैक्स के बारे में बात करें तो टोबिन टैक्स जो होता है वो लगाने की सिफारिश जो की गई है वो की गई है आप कह सकते हो एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ऊपर।
इसके अलावा बजट क्या अंदर क्या शामिल होता है, तो बच्चों बजट जो है वो सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा, यानी कि इट इफेक्ट दी बोथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग एंड टैक्सेस ऑन दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। बच्चों 26वां 27वां तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये 2 क्वेश्चन और हम आप बच्चों के लिए सॉल्व करा रहे हैं। तो बच्चों आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट डेवलप करें, और अगर आप चाहते हैं कि भाई ये वीडियो लगातार आपको मिलती रहे तो आप ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरीके की वीडियो अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, समझाने का तरीका कैसा लगा। क्योंकि देखिए डायरेक्ट आपसे बात हो नहीं पा रही है, और लाइव क्लासेस की हमारी कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम आपको बच्चों को लाइव नहीं पढ़ा पाते। लेकिन आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है। और इसके अलावा आप चाहें तो हमारी ऐप को भी एक्सेस कर सकते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात कर रहे थे, इन विच केस डेफिसिट बजट है। डेफिसिट बजट है, ठीक है जी। डेफिसिट बजट का मतलब है कि हमारी जो एक्सपेंडिचर है, बजट एक्सपेंडिचर, इट विल बी मोर देन बजट रेवेन्यू। ओके जी। इसके अलावा किससे कवर किया जाता है? टैक्स से कवर किया जाता है। टैक्स के थ्रू कवर किया जाता है, तो बजट रेवेन्यू में टैक्स जुड़ जाएगा क्योंकि टैक्स तो इसके अंदर ऑलरेडी होता है। तो इसका मतलब बजट एक्सपेंडिचर और बजट रेवेन्यू बराबर हो जाएंगे और बजट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। यानी कि अगर आप बोराइंग करते तो डेफिसिट बजट माना जाता, अगर आप उधार लेते तो डेफिसिट बजट माना जाता, लेकिन आपने क्योंकि टैक्सेस को बढ़ाएं इसलिए ये वाला कंडीशन जो है वो बैलेंस बजट की कहलाएगी। इसके अलावा बच्चों आपको डिसाइड करना है इनमें से कौन सी चीज़ क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कह रहा है रेवेन्यू एंड इनकम रिसीप्ट्स, इंटरेस्ट रिसीप्ट। तो ये तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हो गई, प्लस ये वाला जो है वो हो गई, ये क्योंकि ये भी तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स ही है ना भाई। रेवेन्यू रिसीप्ट 2 तरीके की होती है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स हो गई, इसमें से माइनस कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसको बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं इसको रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये वाला तो आंसर हमारा बिल्कुल सही हो गया, यानी कि 1 के अंदर हमें मैच करना है तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। तो देखिए 1 के अंदर बी के अंदर 1, तो बी के अंदर तो यही 1 है, इसका मतलब यही सही होगा। एक ही क्वेश्चन से पता चल गया, बाकी का भी हम पता कर सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिकवरी ऑफ लोन, यानी कि रेवेन्यू रिसीव्स प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन एंड अदर रिसीव्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये वाला जो है दिस वन, यानी कि ये वाला जो है दूसरा, ये आएगा इसके अंदर ए के अंदर, फिजिकल डेफिसिट के अंदर। तो इस तरीके से बच्चों सारे के सारे पॉइंट हमारे कवर हो सकते हैं। तो 25वें का जो 2 है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हमने आप बच्चों को सॉल्व किए। और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो जरूर हमारे को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, चाहे तो बताएं चाहे तो ना बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा हमारा फ़ोन नंबर भी बच्चों दिया हुआ है, आप हमसे अगर आपको लगता है कोई क्वेरी आपकी है सब्जेक्ट रिलेटेड या किसी और से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल भी मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो भी जानकारी आपकी होगी, कोई भी क्वेरी वगैरह होगी, तो बच्चों हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वीकली एक लाइव क्लास से लाइव सेशन भी लें जिसमें हम आपकी क्वेरी डिस्कस करें। तो आप जनरली भी हमें क्वेरी सेंड कर सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व करेंगे। क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में होंगे ही। तो बच्चों कंप्लीट तरीके से हम आप बच्चों को यूजीसी नेट का कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, आपको यूजीसी नेट का जो कोर्स है उसमें आपको पूरी तरीके से जो ऑलरेडी हमने सारे के सारे टॉपिक कवर करा दिए। तो इंडियन इकोनॉमी में जितने भी चेंजेस होंगे वो सब तो कवर कराएंगे। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही ये वीडियो कोर्स मिलेगा। तो आपका जो भी मीडियम हो, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी आपके लिए नहीं रहेगा। आप जो भी आपका मीडियम हो, आप वो एक्सेस करके इस पूरे के पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।